हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और फिर लेके आए हैं आपके बीच में बिलियन चैप्टर का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं आज। इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम लोग 1/2 का जो नियम है, जो थियरी उनकी तनु बिलियन के लिए, उसको देखेंगे। फिर आपका पराशर दाब से संबंधित जो 1/2 के जो रूल्स हैं उनको देखेंगे। और फिर देखेंगे हम लोग कि जो 1/2 के रूल्स से जो समीकरण प्राप्त हो रहा है हम लोग का, जो जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन मिल रहा है, उसका विलेय के परमाणु भार और अणुभार से किस प्रकार से उसका संबंध है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का दोस्तों। 1/2 का जो तनु बिलियन के सिद्धांत है, ये दोस्तों एक्चुअली टॉपिक क्या हम लोग का है, टॉपिक हम लोग का है पराशरण। पराशरण से ही ये आपका आगे बढ़ रहा है टॉपिक ये। तो पराशरण आपको पढ़ाया गया कि अर्धपारगम्य झिल्ली से आपका जो विलायक परमाणुओं का, विलायक अणुओं का जो स्वतः प्रवाह है ना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, उसी को लोग क्या बोलते हैं, पराशरण बोलते हैं। और उस पराशरण को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब लगाया गया, बाह्य दाब, उसे हम लोगों ने बोला पराशरण दाब। ठीक है दोस्तों। तो उसी पराशरण दाब की गणना करने के लिए और किस प्रकार का विलयन होगा तो उसका पराशरण दाब किस प्रकार से होगा, उसकी चर्चा 1/2 जी ने अपने कुछ समीकरण द्वारा किया। आज हम लोग उन्हीं समीकरणों का बिल्कुल अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका जो हेडिंग हम लोग का है 1/2 का तनु विलयनों का सिद्धांत। तो तनु विलयन सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले तनु विलयन के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तनु विलयन क्या होता है तो जानते हो आप कि जिसमें आपका वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके समान ताप और दाब की परिस्थितियों में। यानी अगर समान परिस्थितियों में, समान भौतिक परिस्थितियों में अगर हम विलेय की मात्रा और अधिक घोल सकते हैं किसी विलयन में, तो हम बोलते हैं कि विलयन क्या है, तनु है दोस्तों। यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम हो, उसको बोलते हैं हम लोग तनु विलयन। ठीक दोस्तों। तो आपका जो विलेय की सांद्रता है, विलेय की जो मोलों की संख्या है, वो विलायक में क्या है, बहुत ही कम है। तो उस स्थिति में 1/2 जी ने बताया कि जो आपका विलयन के अंदर जो विलेय होगा, अगर ये आपके विलायक हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो गोल पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, आपके विलेय के कण है। तो विलेय के कण क्या उसमें कम है। तो 1/2 जी ने बताया कि अगर ऐसा है कि विलयन तनु है तो उसमें जो आपके विलेय होते हैं वो क्या है, गैस की भांति व्यवहार करते हैं। जो विलेय के कण है, जो विलेय है, वो क्या करता है, गैस की भांति व्यवहार करता है। और इसलिए जो आपका जो विलेय का जो गैसीय अवस्था का दाब होता है, जो विलेय का गैसीय अवस्था का दाब होता है, वह विलयन के पराशर दाब के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि अगर तनु विलयन है तो उसमें विलेय गैस की भांति व्यवहार करेगा और जो उसका दाब होगा गैसीय अवस्था का, वह विलयन के पराशर दाब के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है। और जो आपका तनु विलयन होता है, इसका मतलब क्या हो गया, तनु विलयन क्या है, गैसों की तरह से काम कर रहा है, गैसीय अवस्था की तरह से कार्य कर रहा है। और तनु विलयन जो पराशर दाब है वह गैसीय दाब के बराबर होता है। और उसके ताप दाब सांद्रण का जो प्रभाव होता है उस पर, वो क्या, जिस प्रकार से गैसों में होता है उसी प्रकार से तनु विलयन में भी होता है। यानी कि 1/2 के हिसाब से जो तनु विलयन है, तनु विलयन का मतलब क्या हो गया, गैसीय अवस्था। तनु विलयन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, गैसीय अवस्था। तनु विलयन का मतलब क्या हो गया, गैसीय अवस्था। और इसमें जो आपका विलेय है, विलेय कैसा है, गैसीय रूप में मान लिया जाएगा। विलेय की जो अवस्था है वो क्या है, गैसीय मान लिया जाएगा। जो आपका विलयन का दाब होगा, विलयन का पराशरण दाब, पराशरण दाब क्या होगा दोस्तों, विलेय के गैसीय दाब के बराबर होगा, विलेय के गैसीय दाब के बराबर होगा। और इन्हीं बातों को लेकर के 1/2 जी ने आपके पराशर दाब से संबंधित कुछ नियम दिए। उन्हीं नियमों को बोलते हैं पराशर दाब के नियम। ये पराशर दाब के नियम वास्तव में क्या है दोस्तों, 1/2 के पराशर दाब के नियम है। किसके हैं, 1/2 के पराशर दाब के नियम, पराशर दाब के
नियम है। ठीक है दोस्तों, अगर आप गैसीय नियमों की बात करें, मुख्य गैसीय नियम कई हैं दोस्तों, लेकिन अगर मुख्य गैसीय नियमों की बात करें तो मुख्य रूप से 2 गैसीय नियम हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज। ठीक है, गैसीय नियम आपको वैसे 2 से अधिक है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 गैसीय नियमों को हम लोग देखेंगे। एक आपका बॉयल का नियम है, बॉयल का नियम। ठीक है, एक होता है आपका चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। ये किसके लिए हम लोग बढ़ रहे हैं? गैस के लिए। किसके लिए? गैस के लिए। तो बॉयल का नियम क्या बोलता है दोस्तों? स्थिर ताप पर अगर ताप क्या हो? स्थिर हो, तो किसी गैस का जो दाब होता है, ठीक है, वह उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी स्थिर ताप पर आपका गैस का दाब क्या होता है? उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका है बॉयल का नियम किसी गैस के लिए। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर, है ना, स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन होता है वह उसके परम ताप के समानुपाती होता है। और इन्हीं नियमों की सहायता से हम लोग आज देखेंगे क्या चीज़, जो आपका बॉयल 1/2 का नियम है, किसके लिए? पराशर दाब के लिए। तो इसी बॉयल के नियम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बॉयल 1/2 का नियम। इसी को बोलेंगे हम लोग बॉयल 1/2 का नियम। बॉयल 1/2 का नियम। तो बॉयल 1/2 का नियम क्या हो जाएगा दोस्तों? जिस प्रकार से आपका किसी गैसीय अवस्था में आपका ताप क्या है? स्थिर है, उसी प्रकार से किसी विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए आपका यहाँ पे भी क्या होगा? ताप क्या होगा? स्थिर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी हम लोग की? ताप स्थिर ताप पर। जैसे यहाँ पे आपका ताप क्या है? स्थिर है, वैसे यहाँ पे भी क्या है? ताप स्थिर है, स्थिर ताप पर। जिस प्रकार से वहाँ पे आपका बॉयल के नियम में आपका जो दाब है वह आयतन के समानुपाती है। तो जैसे यहाँ पे दाब यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? पराशर दाब। तो यहाँ स्थिर ताप पर जैसे ये आपका क्या है? दाब है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? पराशर दाब हो जाएगा। पराशर दाब, स्थिर ताप पर पराशर दाब, किसी विलयन का पराशर दाब। ठीक है, ये पराशर दाब किसका होगा? किसी विलयन का होगा। किसी विलयन का पराशर दाब जो होता है, जैसे यहाँ पे उसके आयतन के समानुपाती है, और यहाँ पे आयतन क्या है? किस रूप में? सांद्रता के रूप में लिया जा रहा है दोस्तों। तो पराशर दाब किसके समानुपाती होगा? उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यानी पराशर दाब को अगर हम लोग P से दिखाएं या फिर उसको पाई से भी दिखाते हैं हम लोग, तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? उसका कंसंट्रेशन P प्रोपोर्शनल टू C। और दोस्तों C जानते हो, C क्या होता है? C = N/V होता है। C = N/V। N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या है। और V क्या है? आयतन है। आपका जो विलयन है उसका क्या है? आयतन है। ठीक है, और C क्या है दोस्तों? यहाँ पे सांद्रता। क्या है? सांद्रता है। और ये पाई क्या है आपका दोस्तों? पाई या P क्या है? पराशर दाब है दोस्तों। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से लिखें तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? पाई प्रोपोर्शनल टू C की वैल्यू क्या है? N/V। अगर मोलों की संख्या 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? है ना, पाई प्रोपोर्शनल टू 1/V। पाई प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब देखिए दोस्तों, दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। बस यहाँ पे क्या है? आपका दाब गैस का दाब यूज किया गया है, यहाँ पे विलयन का पराशर दाब यूज किया गया है पाई। ठीक है, इसी को पाई को ही P भी बोलते हैं हम लोग। तो P = 1/V का है। तो दोनों बॉयल का जो नियम है गैसों के लिए, उसी प्रकार से 1/2 ने दोनों विलयनों के लिए भी क्या है? बॉयल 1/2 का नियम दिया। तो दोनों नियम क्या है दोस्तों? सेम है बिल्कुल। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें आप तो इसकी डिफिनेशन बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब तो बॉयल 1/2 नियम आप समझ चुके हैं। बॉयल 1/2 नियम क्या है? बिल्कुल इसी नियम के आधार पे, जो बॉयल का नियम है गैसों के लिए, उसी के नियम के आधार पे आप लिख सकते हो। क्या? स्थिर ताप पर किसी विलयन
किसी विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात अगर परासरण दाब क्या है, पाई है, तो पाई प्रपोर्शनल टू क्या होगा, सी होगा, या इसी को आप कर सकते हो पाई प्रपोर्शनल टू एन अपान भी कर सकते हैं आप, पाई प्रपोर्शनल टू 1 एन अपान भी, ठीक है। या फिर आप इसी को पाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लें तो के सी, पाई इक्वल टू के सी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर पाई इक्वल टू एन अपान बी। एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या है। भी क्या है दोस्तों, विलयन का आयतन है, विलयन का क्या है, आयतन है। और पाई क्या है, परासरण दाब है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया क्या चीज़, बायल वांट हाफ का, बायल वांट हाफ का नियम, बायल वांट हाफ का नियम। आइए अब दूसरा नियम देखते हैं इसका, चार्ल्स वांट हाफ का नियम, चार्ल्स वांट हाफ का नियम। तो ये नियम भी क्या है, उसी के आधार पे आप देख सकते हो, चार्ल्स वांट हाफ का नियम, चार्ल्स वांट हाफ का नियम। तो चार्ल्स वांट हाफ का नियम भी क्या है, सेम तरीके से जैसे वहाँ पे आपका स्थिर दाब पे चार्ल्स का नियम क्या है, स्थिर दाब पर भी प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका दाब यूज किया जाएगा यहाँ पे, है ना, चार्ल्स के लिए, यहाँ पे जैसे वहाँ पे दाब था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा। तो कहेंगे लोग स्थिर सांद्रता पे, स्थिर सांद्रता पर क्या बोलेंगे दोस्तों, स्थिर सांद्रता पे। यहाँ पे क्या स्थिर होगा, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं हम लोग क्या, पाई प्रपोर्शनल टू कैपिटल टी, पाई प्रपोर्शनल टू कैपिटल टी, पाई प्रपोर्शनल टू कैपिटल टी। या फिर इसको अगर इक्वल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू के टी, पाई इक्वल टू के टी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके वांट हाफ जी ने ये दो नियम दिए, और दोनों नियम किसके लिए है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, तनु विलयन के लिए है ये, ठीक है। जैसे गैसीय नियम थे उसी के आधार पे वांट हाफ ने क्या किया, तनु विलयनों के लिए भी क्या किया, उनके दाब के लिए नियम दिया। आइए अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हम लोग। तो अगला टॉपिक हम लोग हो जाएगा जो विलयन के सामान्य जो नियम है, विलयन के सामान्य नियम क्या है, विलयन के सामान्य नियम, विलयन के सामान्य नियम क्या है दोस्तों, ठीक है। विलयन के सामान्य नियम क्या है, तो आपके जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, सामान्य नियम विलयनों के लिए, किसके लिए, विलयनों के सामान्य नियम क्या है। तो यहाँ पे दोनों नियम को अगर कंबाइन कर देंगे हम लोग, बायल्स वांट हाफ को नियम को और चार्ल्स वांट हाफ के नियम को कंबाइन कर देंगे, तो उनका जो कंबाइंड फॉर्म होता है दोस्तों, उसी कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं विलयन के सामान्य नियम। यानी कि अगर हम लोग बोले यहाँ पे बायल वांट हाफ और चार्ल्स वांट हाफ के नियम को संयुक्त करने पर दोनों नियमों को मिलाया जाए। तो बायल का वांट हाफ नियम क्या है दोस्तों, पाई प्रपोर्शनल टू सी या पाई प्रपोर्शनल टू एन अपान भी है, तथा चार्ल्स का नियम क्या है, पाई प्रपोर्शनल टू कैपिटल टी है। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्रपोर्शनल टू एन इंटू टी अपान भी, पाई प्रपोर्शनल टू एन इंटू
टी अपान भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं पाई इक्वल टू तो यस एन टी अपान भी, यस एन टी अपान भी। यस क्या है दोस्तों? बिलियन स्थिरांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यस क्या है? बिलियन स्थिरांक है। यस क्या है? बिलियन स्थिरांक है। यस क्या है दोस्तों? बिलियन स्थिरांक है। इसी को बोलते हैं हम लोग, ये आपका जो पाई इक्वल टू एस एन टी अपान भी आया, एस एन टी अपान भी, इसी को बोलते हैं बिलियन का सामान्य नियम, बिलियन का सामान्य समीकरण, बिलियन के लिए सामान्य समीकरण दोस्तों। जैसे आपके गैसीय स्थिरांक आर का मान होता है 0.082 है ना, उसी प्रकार से यस की वैल्यू भी क्या होगी? 0.0821 हम लोग ले सकते हैं। इसका मात्रक आप जानते हो दोस्तों, लीटर है ना, वायुमंडलीय दाब पर मोल है ना, पर केल्विन ताप में। ठीक दोस्तों, तो जैसे आपका जो आर की वैल्यू होती है गैसीय स्थिरांक के लिए, जैसे आपका गैसीय स्थिरांक आर है, उसी प्रकार से आपका यस क्या है? बिलियन स्थिरांक है। यस क्या है? बिलियन स्थिरांक है। यस क्या है? बिलियन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तीन बातें देखा आपने, एक आपका बेल वन हाफ का नियम, एक आप चार्ल्स वन हाफ का नियम, ठीक है, आप बिलियनों का सामान्य नियम, जो बिलियनों का सामान्य नियम है या फिर जो बिलियनों का क्या है? सामान्य समीकरण है, उसको देखा आपने, बिलियन का सामान्य नियम, बिलियन का सामान्य समीकरण, पाई इक्वल टू एस एन भी, एस एन टी अपान भी। अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा आप चेंज चाहो तो चेंज कर सकते हो। आपका पाई इक्वल टू एन का मतलब क्या हो गया? विलेय के मोलों संख्या, तो क्या हो जाएगा? विलेय का भार, मान लीजिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार अपन विलेय का अणुभार इंटू यस इंटू टी अपन क्या हो जाएगा? भी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप चाहो तो विलेय के यहाँ पे भार और अणुभार के रूप में, भार और अणुभार के रूप में भी समीकरण को आप लिख सकते हो। विलेय के भार और भार के रूप में भी क्या है? समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो बहुत ही इजी है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कुछ इस पर। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी जो पीछे फार्मूले पढ़ के आ रहे हैं आपके प्रसार दाब के लिए, वन हाफ के जितने नियम दिए थे उन्होंने, बायल्स वन हाफ का नियम, चार्ल्स वन हाफ का नियम और बिलियन का जो समान समीकरण था, उन्हीं के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आपका सवाल दिया है, क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है ना, उसको 273 ml जल में क्या किया गया? घोल कर बिलियन बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका बिलियन का प्रारंभिक दाब हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ, उसको देख लीजिए। यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिया हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में बदलेंगे दोस्तों पहले, क्योंकि जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे उसमें आपका केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ते हैं, पता है ना आपको। अगर सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? केल्विन में। तो ये आपका हो जाएगा 273 हो जाएगा। आपका टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई हम लोग को, कैपिटल T इक्वल टू 273 है ना, केल्विन। अब क्या है आपका ग्लूकोज, आपका जो विलेय है, विलेय का भार 0.45 दिया हुआ है ग्राम में। ठीक है, अब निकाल लेंगे विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार निकाल लें हम लोग। तो ग्लूकोज जानते हैं दोस्तों C6H12O6 होता है, O6, तो 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 180 टोटल मिला करके। अब जो है आइए इसका जो निकल गया आपका जो बिलियन है उसकी बात कर लें हम लोग। तो बिलियन का जो आयतन है वो कितना दोस्तों? 273 ml में है। इसको अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 273/1000 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब लिखते हैं फार्मूला, जो आपका फार्मूला है सामान्य समीकरण बिलियन का
परासरण दाब के लिए सामान्य समीकरण क्या है दोस्तों, पाई इक्वल टू, ठीक है, याद होगा आपको, तो एन यस एन है ना, यस एन टी अपान क्या था, भी, यस एन टी अपान भी था दोस्तों, यस एन टी अपान भी, ठीक है, एस एन टी अपान भी को किस में लिखा आपने, लीटर में लिखा। अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यस की वैल्यू दिया हुआ आपके कितना, 0.0821 दिया हुआ है। यन का मतलब क्या हो गया, मोलों की संख्या हो गया, मोलों की संख्या। तो अगर आप यहीं पे मोलों की संख्या निकाल लें, विलेय के मोल कितने हो जाएंगे दोस्तों, विलेय का भार 0.45 अपान विलेय का अणुभार यानी कि 180, ये क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई। अब सभी वैल्यू को पुट कीजिए इसमें, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस की वैल्यू क्या है, 0.0821 हो गया यस की वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू क्या निकाला आपने, 0.45 अपान 180 इंटू टी की वैल्यू क्या है, 273 टी की वैल्यू है। और आपका जो भी की वैल्यू निकाला आपने, ये है 273 अपान कितना, 1000, ये उल्टा हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। तो आपका पाई इक्वल टू क्या, 0.0821 इंटू 0.45 अपान 180 इंटू 273 इंटू 1000 अपान 273, ठीक है। अभी क्या करें, बिल्कुल 273 से क्या होगा, 273 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, और 45 4 जा करोगे तो 180 होता है, तो ये 4 हो गया। आज यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना हमको है, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या करिए, इसका कैंसिल कीजिए। अब क्या बचा, पाई इक्वल टू 0.0821, ये 4 बचा हुआ है अपान 4 इंटू यहाँ क्या बचा हुआ है 10, ठीक है दोस्तों। अब 4 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो आपका 0.04 टू जा 8, फिर 0 आएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल क्या होगा, एक नंबर इधर जाएगा, तो आपका 0.20525 वायुमंडलीय दाब, ठीक है दोस्तों। ये आपका निकल गया, इसका बिल्कुल आपका जो परासरण दाब है वो निकल के आ गया इस विलयन के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ईजी है, सवाल को आपने देखा, उसमें जो आपके विलेय दिया था, विलायक दिया था, सबकी वैल्यू आपने यहाँ पे रखा और बिल्कुल क्या किया, आपने सॉल्व किया और परासरण दाब आया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका परासरण दाब पूछ रहे हैं आपसे, तो आप परासरण दाब जानते हो, पाई इक्वल टू क्या होता है, एन अपान भी यस टी, है ना, एन अपान भी यस टी के फॉर्म में हम लोग का है, या फिर इसी को पाई आप सी यस टी भी बोलते हो, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे आपका टी की वैल्यू दिया हुआ है, टी इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस में है। मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि इसको 273 जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, कैलोरी में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 300 कैलोरी हो जाएगा। टी की वैल्यू निकल गई आपके पास, टी इक्वल टू क्या हो गया, 300 हो गया। और आपका देखिए दोस्तों, ये आपका सारणता सीधे दे दिया है, सी की वैल्यू दिया है 0.03 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका यस की वैल्यू क्या दिया है, 0.082 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सीधे इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, पाई इक्वल टू सी की वैल्यू रखिए, सी क्या है 0.03 हो गया, एंड यस की वैल्यू क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है 0.082, आपने यस की वैल्यू रख दिया यहाँ पे, और आपके पास टी की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन है। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों इसको, इसमें 2 नंबर पे डेसिमल है, इसका 2 जीरो हटाएंगे आप, ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 0.082 इंटू 3 3 जा 9, यानी कि 0.082 इंटू 9 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो आप,
9 2 जा 18 और 9 8 जा 72 यानी कि 73 हो गया। 3 नंबर डेसिमल चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। क्या हो गया 0, तो ये आपका पाई इक्वल टू हो गया 0.738 ATM वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बस इसमें आपका यूरिया दिया हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सांद्रता दे दिया है डायरेक्ट, तो सीधे हम लोग सी का मान इसमें रख देंगे। इसमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका यूरिया है तो उसका बाहर निकालें, कोई ज़रूरत नहीं हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिया और सीधे सांद्रता दिया हुआ है और आपका एस का मान दिया हुआ है। हमारे पास फार्मूला है सीधे सांद्रता और आपका जो टेम्परेचर है उसके टर्म में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।